वर्ष की पूर्ति कार्यकर्ताओं को और नागरिकों को जो काम पिछले वर्ष भर में हुए उसकी जानकारी देना एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को कार्यकर्ताओं और नागरिकों के संवाद करने हेतु इस में उपस्थित सभी का मैं स्वागत करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। आज वर्चुअल जनसभा के माध्यम से आप सबको जानकारी देते समय मुझे बहुत आनंद हो रहा है। जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के पश्चात करीबन 17 लोकसभा के चुनाव हुए और 17 लोकसभा के चुनाव होने के पश्चात करीबन 22 बार सरकारें बनी और 22 बार सरकारें बनने के पश्चात लगातार इस देश में 15 प्रधानमंत्री बने और 15 प्रधानमंत्री के बनने के पश्चात ये देश ने देखा कि देश होने के पश्चात लगातार 55 साल इस देश पे अगर किसी ने राज किया था तो कांग्रेस ने इस देश पे राज किया था। स्वतंत्र होने के पश्चात के अगर हम साल का इतिहास देखें, करीबन 50 साल इस हिंदुस्तान पे राज करने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब बने थे तो करीबन 8 बार 2/3 बहुमत वाली सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि न बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे चरण के प्रथम वर्ष की पूर्ति निमित्त कार्यकर्ता एवं नागरिकों को जानकारी हेतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभी जगहों पे आता है। कोरोना के इस महामारी के संकट में पूरा देश, पूरा विश्व आज जूझ रहा है। नागरिकों की स्वास्थ्य की चिंता, नागरिकों की परिवार की चिंता और उसके साथ देश भी इस महामारी के संकट से बाहर निकले करके प्रयास करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश आज चल रहा है। और ऐसे समय में बातें मन में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न बल्कि आज कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से एक नहीं, दो नहीं, लगातार 3 बार सरकार बनी थी। सरकार बनने के पश्चात ये बातें भी उठती थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार लोगों के सामने जाते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाता है और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए जब भी कभी भी ये बातें उठती थी कि 2014 से लेकर 2019 तक लगातार 5 साल में लगातार मुझे याद है कि हर बार वर्ष पूर्ति के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कामों का ब्यौरा लोगों के सामने रखा था। जैसे लोगों के सामने ब्यौरा रखा था वैसे ही कार्यकर्ताओं ने जिन कामों को पूर्ति की, जिस कामों के माध्यम से हिंदुस्तान एक महाशक्तिशाली देश बन रहा है, ऐसे माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगहों पे आते हुए पूरे देश में नागरिक एवं जनता के साथ संवाद करता था। और मुझे लगता है कि 2014-2019 यानी ये 5 साल में लगातार हमने देखा होगा कि पहले बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री इस नाते जब काम संभाला, जिम्मा संभाला, तो देश की परिस्थितियां क्या थी। 2004 से लेके 2014 तक लगातार हिंदुस्तान में 10 साल में बसी हुई कांग्रेस की सरकार ने इस हिंदुस्तान को खोखला कर दिया था और हिंदुस्तान की खोखला की गई राजनीति के माध्यम से हिंदुस्तान को एक नई दिशा, एक नई विचारधारा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और 2014 से 2019 तक लगातार हमने देखा होगा बहुत सारे कामों का निर्माण हुआ। मुफ्त गैस की योजनाएं आई, उज्ज्वला योजना आई और ऐसे करते करते 2019 में सार्वत्रिक चुनाव में पुनः एक बार देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनाया
और ये बातें जब उठी कि 2014 से लेकर 2019 तक के कामों का ब्यौरा लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता को देता था, न बल्कि महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में हम देते थे। और आज 2019 से लेकर 2020 तक एक साल के बाद पुनः एक बार, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे चरण के प्रथम वर्ष पूर्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी जनता के माध्यम से आज ये कामों का ब्यौरा भी आपके सामने प्रयास कर रहे हैं। ये चुनावी वादा पूरा करने का वर्ष था। लोग कहते थे कि चुनावी वादे किए जाते हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, सरकारें आती है, सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी वादे करते हैं, वो चुनावी वादे पूरा करने के लिए जनता के प्रति सम्मान एवं विश्वास की भावना जगाते हुए, जनता का विश्वास जो हासिल करने के लिए चुनावी वादे किए जाते हैं, उन कामों को पूरा करने का संकल्प करते हुए इन कामों को पूरा करने का प्रयास लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र की सरकार लगातार कर रही है। तो पिछले एक वर्ष में ऐसे कौन से निर्णय लिए गए जिसके माध्यम से जनता, इस देश की जनता के हित के बारे में निर्णय हुए? पिछले एक वर्ष में लिए गए निर्णय जिसका मूल मंत्र था कि जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा से जागरूक करें, नए सपने, नई दिशा, नई संकल्पना और निरंतर प्रयास और निर्णय की क्षमता के माध्यम से ये मुद्दों का आधार बनाता 2019 से लेकर 2020 तक का ये वर्ष। और ये वर्ष पूर्ति के माध्यम से सब होगा कि सबसे पहला निर्णय इस देश ये सरकार बनने के पश्चात, यानी आप सबको याद होगा, देश की जनता को याद होगा कि करीबन मई महीने में दूसरे चरण के प्रथम और शुरुआत होने के पश्चात मई महीने के पश्चात जून, जुलाई, अगस्त में सबसे पहला निर्णय इस देश की जनता ने देखा जो 70 साल से अपेक्षित था। देश एक अखंडता, एक देश की एकात्मता, एक देश की संप्रभुता, इसके लिए 370 की राक्षसी धारा और एक को समाप्त करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सम्माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी द्वारा 5 अगस्त 2019 को किया। और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए सबसे पहला काम ये वर्ष पूर्ति के निमित्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 370 की धारा को समाप्त कर दिया। यही 370 की धारा थी जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देने का काम हुआ था। और ये 370 की धारा को समाप्त करने के लिए आज नहीं बल्कि पिछले 70 वर्षों से लगातार प्रयास होते हैं। आप सभी ने सुना है, कुछ चंद दिनों के पहले ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती हमने मनाई। यानी 1953 में 2 विधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, जिस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे करके आंदोलन छेड़ने वाले स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमने देखा कि 1950 के संविधान के पश्चात, संविधान जब इस हिंदुस्तान में दिया गया तो 1950 के पश्चात लगातार 70 वर्ष तक एक नहीं, 2 नहीं, जितनी सरकारें बनी, हर सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आवाज उठाते रहे। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तो भारतीय जनसंघ के माध्यम से लगातार जम्मू कश्मीर में बसने वाले लोगों को हिंदुस्तान के संविधान के तहत इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत में एक अविभाज्य अंग होने का मान देने के लिए लगातार कार्यकर्ता निरंतर प्रयास करते रहे। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये 370 की धारा को समाप्त करने का ऐतिहासिक ऐसा काम 5 अगस्त 2019 को किया गया। ये 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दी गई विशेष जो स्थिति थी, विशेष दर्जा था, जिसे खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में रहने वाले किसी को भी जम्मू कश्मीर के राज्य के अलावा जमीन खरीदने का अधिकार था, लेकिन बाकी के राज्यों में रहने वाले इसी हिंदुस्तानी नागरिकों को जम्मू कश्मीर में जाके कोई भी चीज अगर करनी हो तो अस्थायी नागरिकता का एक दर्जा मिलता था। ये सभी दर्जा को समाप्त करते हुए लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना, जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देना और दोनों केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर एवं तथा लद्दाख में विभाजित करने का संकल्प पेश किया गया। मैं मानता हूं कि ये मांग बहुत सारे सालों से चल रही थी
और ये करने का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद 31 अक्टूबर को हिंदुस्तान के अपने गृह मंत्री द्वारा एक नकाशा जारी कर दिया गया, और जिसको राजनीतिक नकाशा कहते हैं। वो राजनीतिक नकाशा में ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों में बांट देने के पश्चात, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को विभाजित करने के पश्चात, इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद, ये दोनों प्रदेश अस्तित्व में आए। इसके बाद पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर तथा गिलगित बाल्टिस्तान के हिस्सों को भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में भीतर दिखाए जाने को पाकिस्तान ने कानूनी रूप से अपुष्ट और मान्य बताया। आप विचार करो, 370 की धारा समाप्त करने के पश्चात अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बसे हुए गिलगित और बाल्टिस्तान को हिंदुस्तान के नकाशा में भारतीय संविधान 370 को समाप्त कर दिया, और पीओके को हिंदुस्तान के नक्शा में हमने दिखाने के बाद सबसे बड़ा असंतोष अगर कहां पर निर्माण हुआ तो पाकिस्तान में। लेकिन आने वाले समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीओके, जिसको पाकिस्तान ये कहता है कि लगातार 1947 के स्वतंत्रता के पश्चात जो भूभाग, जो जमीन हिंदुस्तान में धोखाधड़ी के करते हुए पाकिस्तान ने अपने साथ जोड़ के लिया है, वो पीओके भी आने वाले समय में हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे अहम और महत्वपूर्ण ऐसा काम होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया पिछले 2019 से लेकर 2020 के वर्ष में, शतकों से चल रहे राम मंदिर विवाद को न्यायालयीन लड़ाई के माध्यम से समाप्त करने से हमने देखा कि पिछले कई वर्षों से हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यह भी देखा कि 1992 की सबसे महत्वपूर्ण राम मंदिर निर्माण की यात्रा, और ऐसी विशाल यात्रा तभी के हमारे नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली ये यात्रा के पश्चात पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर निर्माण करने का एक सपना जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा था, शतकों से चल रहे इस लड़ाई के विवाद को समाप्त करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा न्यायालयीन लड़ाई के माध्यम से हुआ। लोगों के मन में प्रश्न था कि लड़ाई तो खत्म हुई, आने वाले समय में ये न्यायालयीन लड़ाई के पश्चात हिंदुस्तान में राम मंदिर का निर्माण होगा क्या? मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज हिंदुस्तान में राम मंदिर के निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। और आपको सबको पता होगा कि राम मंदिर निर्माण करने के लिए सबसे पहले अगर क्या किया गया, आपको पता है कि राम मंदिर निर्माण करने के लिए, राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया गया। कहीं पर भी ऐसी बातें बिल्कुल नहीं रखी गई कि जहां पर जिन मुद्दों को लेके कहीं पर भी सवाल उठे, और उन सवालों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि संसद में और केंद्र में बसी हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार को ये पूछना पड़े, क्या आपने राम मंदिर के निर्माण करते समय राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया? तो हाँ, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन करते हुए, सभी न्यायालयीन लड़ाई को समाप्त करते हुए, आने वाले समय में एक निश्चित सीमित मर्यादा में, सीमित समय में भव्य ऐसा राम मंदिर का निर्माण इस हिंदुस्तान में कर दिया जाएगा। तीसरा सबसे अहम मुद्दा हुआ था, जिसके बारे में लगातार हिंदुस्तान की जनता में एक बातें उठती थी कि आधुनिक समाज व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठने वाला एक प्रश्न था, जिसको लोग कहते थे कि आधुनिक समाज व्यवस्था पे एक प्रश्न उठता है, लगातार प्रश्न उठता है कि ट्रिपल तलाक। और अपने वादे के मुताबिक मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज में सैकड़ों साल से चला आ रही ट्रिपल तलाक जैसी गलत प्रथा को रोकने का एक सख्त कानून विधेयक द्वारा दोनों सदनों में पारित किया। ऐसे नहीं कि विधेयक बनाया और संसदों में पारित नहीं किया, विधेयक बनाया और सिर्फ उसकी चर्चा की। यह विधेयक बनाने के पश्चात दोनों सदनों में, यानी संसद के लोकसभा के सदन में, संसद के राज्यसभा के सदन में, दोनों सदनों में इसको पारित करने का ऐतिहासिक ऐसा काम हिंदुस्तान ने देखा। और ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने में सरकार को लगभग 50 साल लग गए।
विचार करो, 50 साल लगातार हिंदुस्तान में इसी माध्यम से मुद्दे को लेके लगातार सैकड़ों लड़ाइयां हुई। साल 1972 में लोग कहते हैं कि पहली बार केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी खालिद ट्रिपल तलाक को इस्लाम और भारतीय संविधान दोनों की मूल भावना के खिलाफ करार कर दिया था। इन्हें विचार करो, 1972 में केरल के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने यही कहा था कि ट्रिपल तलाक ये गलत है। और उसके बाद 1981 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बहरुल इस्लाम ने बेहद महत्वपूर्ण फैसले देते हुए ये कहा था, ये व्यवस्था दी थी कि बगैर सुलह सफाई की कोशिशों को दिए गए तलाक से निकाह टूट नहीं सकता। और विचार करो, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने में सरकार को अगर 50 वर्ष लगे थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कानून बनाते हुए ट्रिपल तलाक को समाप्त करते हुए बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं को आदरपूर्वक ये कह दिया कि हिंदुस्तान में सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने ये केंद्र की सरकार के माध्यम से ये बता दिया कि ट्रिपल तलाक की समाप्ति कर दी गई। और जब कभी भी आधुनिक समाज व्यवस्था पे प्रश्न उठाने वाला ये प्रश्न ऐसा था कि चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सभी जगहों पे ये प्रश्न उठता था कि क्या तिहरी तलाक इस हिंदुस्तान में मान्य होगा। और इसके लिए तिहरी तलाक को भी रद्द कर दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको हम सीएए कहते थे, और सीएए के तहत हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे जैसे कि 370 धारा रद्द करने का निर्णय लिया, वैसे ही नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में सीएए, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उसके पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया। और बिल के तहत आदरणीय हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी उसके सदस्य थे। आप सबको पता होगा कि हिंदुस्तान के बाजू में जो देश है जिनकी सीमाएं हिंदुस्तान को लग के है, ऐसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में से आने वाले, यानी तीनों देशों में से आने वाले लोगों के बारे में जब कहा गया कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में से निर्वासित आते हैं, और ये निर्वासित आने के पश्चात एक नहीं, दो नहीं, पिछले 40 वर्षों से हिंदुस्तान की इसी जमीन से जुड़े हुए हैं। और ये संशोधन के माध्यम से, नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से उनको नागरिकता देने की जब बात आई, तो नागरिकता देने की बात आई तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के माध्यम से पूरा भूचाल मचाया गया। जैसे कि हिंदुस्तान के में बसी हुई केंद्र की सरकार हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम समाज पे अन्याय की भाषा करती है, ऐसा एक प्रचार किया गया। और नए विधेयक के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता अगर प्राप्त करनी है तो 11 साल वो भारत में रहना अनिवार्य था। हमने देखा कि लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 19 दिसंबर 2019 को इस कानून को पारित कर दिया गया। और ये कानून पारित क्यों कर दिया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि आज नहीं बल्कि 2014 के पहले तक जो लोगों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माध्यम से हिंदुस्तान की इस धरती पर कदम रखे थे, और कदम रखने के पश्चात लगातार उनको ये लगा था कि हिंदुस्तान की धरती में आने के पश्चात हम हिंदुस्तान की इस विचारधारा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान हिंदुस्तान के संविधान में करना था। और हिंदुस्तान के संविधान में जो प्रावधान था उसके तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा इन सभी लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता देने का, हिंदुस्तान की नागरिकता बहाल करने का प्रावधान करते हुए हजारों लाखों लोगों को आज हिंदुस्तान की नागरिकता देने का प्रयास हो चुका है, शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि ऐसे माध्यम से, यानी एक बाजू में 370 की धारा समाप्त करने के पश्चात जम्मू कश्मीर से, यानी सीमा पार से आने वाले पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करना, जम्मू कश्मीर में रहते हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों को इसी हिंदुस्तान के संविधान द्वारा हिंदुस्तान की मुख्य विचारधारा के प्रवाह में लेके आने का प्रयास करना, दूसरी बाजू से शतकों से चल रहे राम मंदिर के विवाद को समाप्त करना, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से हिंदुस्तान में आए हुए शरणार्थियों को
हिंदुस्तान की नागरिकता बहाल करना और आने वाले समय में हिंदुस्तान को एक महाशक्तिशाली राष्ट्र बनाना, ऐसी विचारधारा लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काम पिछले वर्ष भर से चल रहा है। लोगों के मन में प्रश्न उठे कि हिंदुस्तान की बाजू की सीमा पे बसने वाले चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके मन में हिंदुस्तान की सीमाओं के लगते हुए लगातार सुरक्षा के माध्यम से विचार किए जाते हैं। लगातार सुरक्षा के माध्यम से, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियां करते रहता है। और ये आतंकवादियों की गतिविधियों को खोखला करने के लिए, आतंकवादियों की गतिविधियों को परास्त करने के लिए, और ये आतंकवादियों के साथ हिंदुस्तान की सेना लगातार मुठभेड़ करते हुए ये आतंकवादियों का खात्मा करते हैं। सबसे ज्यादा आतंकवादी जम्मू कश्मीर के उसी रास्ते से आते हैं जिन रास्तों को 1947 में देश स्वतंत्र होने के पश्चात पाकिस्तान ने धोखाधड़ी से इसी हिंदुस्तान के रास्ते में आने का प्रयास किया था। लोगों की विचारधारा एक बनती है कि हिंदुस्तान क्या सुरक्षित देश है? क्या हिंदुस्तान की थल सेना, जल सेना, वायुसेना इतनी मजबूत है कि हिंदुस्तान एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा साहसी कदम उठाया, जिस साहसी कदम के माध्यम से पिछले कई वर्षों से चल रही थी कि अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस, इजराइल, इन देशों में जैसे सभी सेना के माध्यम से एक चीफ ऑफ स्टाफ कहा जाता है, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस कहा जाता है, सीडीएस की निर्मित करने के प्रयास बहुत सारे सालों से चल रहे थे। और भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूती देने के लिए, यानी कभी कभी लगातार ये प्रश्न उठते हैं, क्या हिंदुस्तान की बाहरी सुरक्षा और हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए क्या हमें चीफ ऑफ डिफेंस की नियुक्ति करनी पड़ेगी? और मैं आपको कहता हूं कि 2019 के पश्चात जब केंद्र की सरकार बनी तो सबसे अहम था सीडीएस की नियुक्ति करना। और मैं आदरपूर्वक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे परिस्थितियों में एक बाजू से चीन लगातार हिंदुस्तान पे हमला करने की कोशिश करता है, लगातार हिंदुस्तान की भूमि पर कदम रखने का प्रयास करता है, पाकिस्तान आतंकवादियों के माध्यम से हिंदुस्तान की गतिविधियों को रोकने का प्रयास करता है, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसे माध्यम से हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान की आर्थिक नीतियों को लगातार समाप्त करने के पर्याप्त कारण इनको दिखते हैं। और ऐसे माध्यम से हिंदुस्तान की रणनीति, हिंदुस्तान की सेना नीति और हिंदुस्तान की आर्थिक नीति को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सीडीएस की घोषणा करते हुए हमारे सेना के मुख्य श्री बिपिन रावत जी की इसके ऊपर नियुक्ति कर दी। और मैं जानता हूं कि यह नियुक्ति करने के पश्चात आप सभी लोगों ने देखा होगा कि गलवान घाटी में जो घमासान हुआ, हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान करते हुए हिंदुस्तान की सीमा को सुरक्षा कर दी, हिंदुस्तान की सीमा की एक एक इंच की जमीन को बरकरार रखा। और आप सभी ने देखा होगा, इस देश के प्रधानमंत्री जब लद्दाख गए, इस देश के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना के प्रमुख होने के नाते तीनों सेना को तैयार करते हुए, तीनों सेना का एक समयुक्त विचार लेते हुए, तीनों सेना के प्रमुख श्री बिपिन रावत जी आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ जब लद्दाख गए, आप सबको याद होगा, सबने देखा होगा, शायद पढ़ा भी होगा कि न बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि चीन, रशिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इजराइल से लेके हर कोई देश का लक्ष्य अगर किधर था तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर था। और मैं ये जानता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लक्ष्य इसके लिए था कि जो ये सीडीएस की चाल यानी सीडीएस की नियुक्ति करने का जो एक सपना हिंदुस्तान की सेना के मन में था कि सेना प्रमुख तो होते हैं, जल सेना के प्रमुख होते हैं, वायुसेना के प्रमुख होते हैं, थल सेना के प्रमुख होते हैं, वैसे ही तीनों सेना के प्रमुख इस नाते, तीनों सेना का समन्वय करने के नाते जब ये प्रमुख पद की जिम्मेदारी सेना के सभी के प्रमुख श्री बिपिन रावत जी के ऊपर थी, तब उनका एक बयान आया था, हिंदुस्तान की तीनों सेनाएं
जल सेना, थल सेना, वायु सेना इतनी जबरदस्त है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान अमेरिका, रशिया इनके ताकत के मुकाबले में भी आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना लेते हुए मजबूती से पूरे विश्व के सामने खड़ी होगी। आप सभी ने देखा होगा कि एक बाजू में सभी मुद्दों को स्पर्श करते हुए, जो चुनावी वादे किए थे उसको पूर्ण करते हुए, जनता के हित के निर्णय लेते हुए, छोटे छोटे व्यापारियों के सामने अपने निर्णय रखते हुए, इस देश की कमान संभालने के पश्चात इस देश को एक नई दिशा देने के लिए काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में तकनीकी के बारे में भी एक विचार आया कि चांद्रयान 1 के बाद चांद्रयान 2 हुआ। चांद्रयान 2 होने के पश्चात लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान की तकनीकी की क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं कि अवकाश में जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इसरो द्वारा कर दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गगनयान की निर्मित में हम सब जुट गए। हिंदुस्तान के सभी वैज्ञानिकों ने यह कहा कि आने वाले समय में 2021 में जब ये गगनयान की मिशन की पूर्ति होगी, गगनयान यानी एक अंतरिक्ष का यान है। आज तक अंतरिक्ष में जो भी यान गए वो मानव रहित थे। मानव रहित यान जब अंतरिक्ष में, थोड़ा कठिन विषय अपने कार्यकर्ताओं को और नागरिकों को समझाने के लिए मैं क्यों कहता हूं कि विचार करो कि नदियों को जोड़ने का भी प्रयास करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री, 370 की धारा समाप्त करने वाले आदरणीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, एक बाजू के मुस्लिम समाज के महिलाओं को आदरपूर्वक कहने के लिए, बताने के लिए तिहरी तलाक को समाप्त करेंगे तो समाप्त कर दिया। दूसरे बाजू से आने वाली पीढ़ी को कोई भी माध्यम से तकनीकी के क्षेत्र में भी हिंदुस्तान विकसित हो। जो लोगों ने वापस अपना मोबाइल का ऑडियो शुरू किया है, मेरी दरखास्त है कृपा करके उसको बंद करें। इन महत्वपूर्ण विषयों में बात करते समय कार्यकर्ता ने थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। गगनयान की निर्मित 2021 में जब पूरी होगी और हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के 75 वर्ष जब हम 2022 में पूरे करेंगे, पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इसको देखेगा। के माध्यम से अंतरिक्ष यान मानव रहित नहीं बल्कि मानव युक्त, पहले बार ये मानव युक्त यान जब अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा, तो विचार करो 3 देशों ने सिर्फ इसको प्रयास किया था। एक अमेरिका था, एक फ्रांस था, एक रशिया था। और गगनयान की निर्मित में सभी शास्त्रज्ञ, सभी वैज्ञानिक इसमें जुट गए हैं। जब भी कभी हम इसकी बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो आश्चर्य होता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी तकनीकी के माध्यम से भरे हुए इस गगनयान के मिशन को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन सपनों के भारत को वास्तविकता में लाने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि ये अंतरिक्ष यान एक काल्पनिक सत्य था और अंतरिक्ष यान जिसमें मानव रहित की कल्पना थी, लेकिन आने वाले समय में मानव युक्त अंतरिक्ष यान जब गगनयान के माध्यम से हिंदुस्तान के उसी अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में लगातार आने वाले समय की पीढ़ियां ये सोचेगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या सोच थी 2021 में, जो हिंदुस्तान अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गया, जिसमें मानव भी था। और आने वाले समय में ये पूरा करने का काम भी हम करेंगे। देश में 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का पानी का नल मिले, इसके लिए जल मिशन शुरू करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों एक अपने भाषण में कहा था। बहुत जबरदस्त मुद्दा उन्होंने कहा। हम मुंबई में रहते हैं, पीने के पानी की हमें भी किल्लत होती है और 2018 की एक नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में करीब 60 करोड़ लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब विचार करो कि 130, 140, 150
करोड़ की आबादी के देश में करीब 75% घरों में आजादी के 7 दशक बाद भी पीने के पानी उपलब्ध नहीं होता है। आप विचार करो, देश आजाद होने के पश्चात 70 साल में अगर इस देश में, हिंदुस्तान में राज अगर किसने किया, तो 55 साल हिंदुस्तान की इसी राजनीतिक गद्दी पे कांग्रेस बैठी थी। और कांग्रेस बैठने के पश्चात अगर लगातार ये बातें उठी कि 60 करोड़ देश में रहने वाले लोगों को पीने के पानी की समस्या है, तो लगातार 2014 के पश्चात जैसे स्वच्छता अभियान उठाया गया, देश में करोड़ों शौचालयों की निर्मित की गई, वैसे ही 75% घरों में आजादी के 7 दशक बाद भी पीने के पानी की किल्लत है। इसके लिए जल शक्ति अभियान की निर्मित करने का भी काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोगों के मन में प्रश्न उठे थे कि किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार, इनके लिए भी 60 वर्ष की आयु पूर्ति होने के पश्चात, यानी एक बाजू में चंद्रयान 2 के पश्चात गगनयान की निर्मित में देश लग गया, प्रधानमंत्री जी हर छोटे छोटे तबकों के विषय को लेके बात करते रहे, न बल्कि सिर्फ बात करते रहे, बल्कि ये 60 वर्ष पूरा करने वाला छोटा सा दुकानदार, छोटा सा व्यापारी, छोटा सा कामगार, इनको 3,000 रुपए 60 वर्ष की आयु के पश्चात भी मिले, इसके लिए भी प्रावधान अपनी देश की केंद्र की सरकार ने कर दिया। लोगों ने पूछा कि इनको पेंशन देने की बात है, तो 3,000 रुपए का पेंशन देने की भी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए केंद्र सरकार की योजना में आती है। ब्लू इकोनॉमी जिसको कहते हैं, लोगों को प्रश्न पड़ा कि नीली इकोनॉमी यानी नीली आर्थिक व्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी के तहत मछुआरों के लिए विशेष विभाग बनाने का प्रयास किया गया। लोग कहते हैं कि महिलाओं के सक्षमीकरण की बात आती है, महिलाओं के माध्यम से छोटे छोटे बचत गट बनाए जाते हैं, महिलाओं के माध्यम से छोटे छोटे कारोबार किए जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि चीनी माल को हमने बंद करने के जो ऐलान किया, चीनी उत्पादकों को हमने ये कहा कि चीनी उत्पादन जो करते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स अपने पास आते हैं, उनको बंद करने का हमने निर्णय क्यों लिया? तो हेयर पिन से लेके चप्पल तक, अचार से लेके दिवाली के दिए तक, दिवाली के रंगोली से लेके फटाके तक, निर्माण चीन में महिलाएं करती है, चीन की महिलाएं करती है। इसके लिए ये सभी उत्पादनों को बंद करने का जब हमने निर्णय लिया है, तो हमारी हिंदुस्तान की महिला भी आत्मनिर्भर हो, हमारी हिंदुस्तान की महिलाओं को भी छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से अपने बचत गटों को पैसा देने का, यानी शुरुआत में जो निवेश देने का काम भी हमारी केंद्र की सरकार ने तय किया। पहले बचत गटों को, महिलाओं के बचत गटों के लिए आर्थिक सहायता निधि 10 लाख हुआ करता था, और ये बिना तारण कर्ज की मर्यादा 10 लाख से अभी 20 लाख तक करने का निर्णय हुआ। और ये निर्णय होने के पश्चात महिलाओं के छोटे छोटे बचत गटों को 20 लाख देने भी काम करने का शुरुआत भी हो गई। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर काम का निर्माण अगर क्या है, तो विकास के सबसे अधिक काम अगर कहां पर होते हैं, तो सार्वजनिक बांधकाम विभाग। देश के आर्थिक उन्नति का अगर रास्ता कहीं से जाता है, तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से से जाता है। मैं आपको छोटी बातें कहता हूं, अगर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, तो उसने इसका विशेष रूप से लिखित स्वरूप में उसका टिप्पण करने की आवश्यकता है। जब कभी आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो लोगों को ये आपने बात बताने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान कैसे बदल रहा है। हिंदुस्तान एक आधुनिकता के माध्यम से, एक देश की नई ताकत के माध्यम से, एक देश की नई ऊर्जा के माध्यम से, एक नई दिशा देने के माध्यम से देश कैसे बदल रहा है, इसका उदाहरण आपको देता हूं। देखो, भारत का रोड का नेटवर्क, हम सभी जगहों पे जाते हैं, आदरणीय सभी के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गोल्डन ट्रायंगल नाम का एक रास्ता बनाया गया था, जहां पर हम दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से पंजाब जाया करते थे। रास्तों का विकेंद्रीकरण करते हुए बहुत सारे रास्ते बनाने का काम तभी भी हुआ था। भारत का रोड का नेटवर्क, यानी भारत का रास्ते का नेटवर्क, ये पूरे दुनिया में एक चर्चा का विषय है, जिसकी लंबाई, यानी भारत के रोड की लंबाई करीबन 55.5 लाख किलोमीटर है। अब विचार करो, 55.5 लाख किलोमीटर के रास्ते बनाए गए इस हिंदुस्तान में। 55 साल कांग्रेस के शासन इस हिंदुस्तान में था।
अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 6 साल हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी प्रणीत हमारी लोकशाही आघाड़ी की सरकार थी। 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले चरण के कार्यकाल की पूर्ति हुई थी और 2019 से 20 यानी अभी 6 वर्ष हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सड़क निर्माण तेजी पर है। इसका सिर्फ एक उदाहरण बताता हूं। 2014-15 में करीबन 4,410 किलोमीटर के रास्ते बने एक साल में। 12 किलोमीटर प्रतिदिन रास्ते बनाए गए। 2018-19 में करीबन 11,000 किलोमीटर के रास्ते बनाए गए। 29 किलोमीटर के रास्ते प्रतिदिन बनाए गए। 19-20 में फरवरी तक करीबन 8,784 किलोमीटर के रास्ते बनाए गए। अपनी रफ्तार थी, अपनी तेज गति थी। 25 किलोमीटर प्रतिदिन रास्ते बनाए गए। आप विचार करो, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा काम हुआ है। जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते या फिर नागरिक होने के नाते, आपने श्रीनगर के बारामुल्ला उधमपुर रोड पर चिनाब नदी आती है, मैं तो बहुत बार वहां पर गया हूं। ये चिनाब नदी पर 133 मीटर लंबा पुल बनाने का काम तो पिछले वर्ष भर में पूरा कर दिया गया। श्रीनगर जम्मू को जोड़ने वाला चेनानी नाशरी 9 किलोमीटर लंबा टनल बनाया गया, जिसको हम सुरंग कहते हैं। आसाम में, अरुणाचल प्रदेश से आप जाते हो आसाम की तरफ, डिब्रूगढ़ जाते हो, यानी डिब्रूगढ़ जब जाते हो तो डिब्रूगढ़ से आगे चलते हो तो से सदिया जाना है तो ब्रह्मपुत्रा नदी जिन्होंने देखी है, ब्रह्मपुत्रा नदी का विशाल ऐसा महापात्र है। उस एक छोरे से दूसरे छोर तक जाने के लिए करीबन 9 किलोमीटर का लंबा, सबसे लंबा पुल इस हिंदुस्तान में अगर कहीं पर बना है तो ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना है, जहां पर जाने के लिए 150 या 170 किलोमीटर का लंबा ऐसा रास्ता लेना पड़ता था। पिछले वर्ष में इस धोला से सदिया का सबसे लंबा पुल इसी हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कर दिया गया। कैलाश मानसरोवर की यात्रा सभी जगहों पे चर्चा में होती है। चारधाम की यात्रा चर्चा में होती है। और ये यात्रा सबसे सुखद कब होगी, जब चंबा शहर के नीचे करीबन 400 मीटर यानी 1300-1400 फुट की लंबी सुरंग बनाने का काम पूर्ण हुआ है। यानी अगर हमें जाना है चारधाम की यात्रा करने के लिए गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो हमें करीबन 125 किलोमीटर के रास्ते से जाना पड़ता था। और ऐसे रास्तों से जाते समय ये लगता था कि ये रास्तों का सफर बहुत कठिन है और ये कठिन रास्तों से जाते जाते लोगों को बहुत डर लगता था। आने वाले समय में ये चंबा शहर के नीचे का टनल का काम पूरा हो चुका है और 125 किलोमीटर की यात्रा जो लंबी थी वो करीबन 20 मिनटों में आप पूरी कर सकते हो, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है। अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में सेना के फौज के वाहन के लिए और उपकरणों की आवाजाही के लिए ज्यादा ध्यान और विशेष जोर से प्रयास चल रहा है। आपने देखा होगा चीन में अभी जब चीन के साथ हिंसक झड़प हुई, हमारे सेना के जवानों का बलिदान हुआ, उसके पश्चात आप सभी ने देखा होगा कि सेना के वाहन के माध्यम से तोफ की गाड़ियां, सेना की गाड़ियां लगातार अरुणाचल प्रदेश से जा रही थी और लगातार अरुणाचल प्रदेश से जाते 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 ऐसे माध्यम से लेह लद्दाख के यानी कारगिल से लेते हुए लेह तक हिंदुस्तान के इसी केंद्र की सरकार ने पिछले कई वर्षों में जो काम नहीं हुआ था उसको पूरा करने का काम किया है। अरुणाचल प्रदेश में पिनोंग पोस्ट तक 450 किलोमीटर का लंबे रास्ते का भी निर्माण हो चुका है। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में भारतमाला योजना के तहत 7 फेज में 34,800 किलोमीटर लंबे रास्तों का भी काम पूरा किया जाएगा। मैं आपको कहता हूं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेते हुए त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, सिक्किम तक हिंदुस्तान के ये कठिन जगहों पे रास्ते बनाने का भी काम हमने शुरू किया है। आप विचार करो, म्यांमार की बॉर्डर तक जाने का काम असम से और अरुणाचल प्रदेश से हो रहा था। वो भी करीबन 700 किलोमीटर का रास्ता जो असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड और कलकत्ता के दीमापुर तक आने का भी प्रयास करते हुए ये भी रास्ता आने वाले 1 से 1.5 साल में पूरा होने का काम भी हमारी सरकार ने कर दिया है।
सड़क निर्माण, गृह निर्माण, रेलवे, कृषि, सभी जगहों पे काम करते करते केंद्र की सरकार ने जबरदस्त ऐसा काम करने का जो एक निर्णय लिया था, विश्व भर में हुए। समझने के लिए ये कठिन समझौते हैं, लेकिन जो कोई कार्यकर्ता, जो कोई नागरिक कहीं पर भी अगर कलकत्ता से दीमापुर के माध्यम एक 100-150 किलोमीटर का रास्ता पार करते हुए नागालैंड के उस चोटी पे पहुंचा और नागालैंड से पुनः एक बार 100-150 किलोमीटर की दूरी पार करते हुए मणिपुर पहुंचा और मणिपुर से पुनः एक बार 100-150 किलोमीटर की दूरी करते करते की ओर गुवाहाटी में पहुंच गया। तो विशेष रूप से ये पता लगता है लगातार वहां पर बातें चलती थी कि आपने कार्यकर्ता इस नाते ये बातें सुनी होगी कि बोडोलैंड का प्रश्न ये सबसे जटिल बना था। और 27 जनवरी 2020 को आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के मौजूदगी में दशकों पुरानी बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ। यानी भारत सरकार, आसाम राज्य और बोडोलैंड आंदोलन से जुड़े उग्रवादी समूहों के साथ, यानी आपने देखा होगा कि आसाम में लगातार ये बातें उठती थी कि उग्रवादी समूहों के साथ चर्चा करें तो क्यों करें। लगातार आसाम के राज्य को खोखला करने का काम इसी उग्रवादी लोगों ने किया था। आसाम अगर हिंदुस्तान के सबसे अहम राज्यों में से एक माना जाता है, तो ये बोडो जनजाति के लोगों को दशकों से ब्रह्मपुत्रा नदी के तट के ऊपरी हिस्से में, यानी ब्रह्मपुत्रा के पास से अगर आप आसाम से चलते हो तो ऊपरी क्षेत्र में जब चलते हो तो ये पता लगता है कि ऊपरी तट में बोडो जनजाति के लोग रहते हैं। और उनकी मांग क्या थी? तो उनकी मांग थी कि हमारा बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग करते थे। और बोडोलैंड यानी राज्य बने, इसके लिए बहुत सारे सालों तक उग्रवादियों ने हथियार उठाए थे। और क्या बात थी? अन्य समुदाय की अधिकृत मौजूदगी से इसे समुदाय की प्रभुत्व, पहचान और संस्कृति को खतरा है, ऐसी उनकी थी। और लगातार ये बातें उठती थी कि बोडोलैंड के राज्य की मांग करने के लिए लगातार उग्रवादी हथियार उठाते हैं, लगातार आंदोलन करते हैं, लगातार नागरिकों की हत्याएं होती है, कई बार हिंसा होती है। और लेकिन अभी समझौता होने के पश्चात बोडोलैंड राज्य का निर्माण नहीं हुआ, त्रिपक्षीय समझौता हुआ। भारत सरकार ने यह कह दिया कि भारत सरकार आसाम राज्य और बोडोलैंड के आंदोलन से जुड़े हुए सभी उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई और सभी पक्षकारों ने पृथक बोडोलैंड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बजाय हम आसाम में ही राज्य के अंतर्गत काम करेंगे। 1500 से अधिक हिंदू समूह ने विकास एवं शांति के लिए हथियार रख दिए। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम केंद्र की सरकार ने उठाया, जिसको उन्होंने नाम दिया था कि बोडो शांति समझौता हम करेंगे। यानी 2014 से लगातार ये प्रयास चल रहा था कि बोडो शांति समझौता हो, बोडोलैंड राज्य की मांग उठाने वाले सभी हिंसक उग्रवादियों को शांत करा दिया जाए और केंद्र और राज्य सरकार के विकास के लिए ये बोडोलैंड न होते हुए ये बोडो जनजातियों को हिंदुस्तान की प्रमुख विचारधारा में, प्रमुख मुख्य प्रवाह में लाने का काम करे। और मैं समझता हूँ कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो कहा जाता था, नाम बदलकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कर दिया। मैं कहता हूं कि सबसे ऐतिहासिक अहम भूमिका लेते हुए ये कदम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समझने की आवश्यकता है कि बोडो शांति समझौता जैसा ऐतिहासिक करार कर दिया, त्रिपक्षीय सदस्य बनाते हुए ये त्रिपक्षीय समझौता कर दिया। ये बहुत बड़ी बात, ऐतिहासिक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अमित भाई शाह जी के गृह मंत्री इस नाते कर दिया गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण ऐसा समझौता हुआ,
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों की विचारधारा, दोनों की सोच एक हिंदुस्तान को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए, आप विचार करो, जनधन के खाते में भी पैसा जाए, हमारे किसानों के खाते में भी पैसा जाए, कोरोना के महामारी के संकट में जूझते हुए पीएम केयर के फंड के माध्यम से 50,000 वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी जाती है। कोरोना के महामारी के संकट में अपने देश का नागरिक जूझ रहा है, उसके ऊपर भी विशेष लक्ष्य देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनधन से लेते हुए आसाम में बसे हुए बोडो लैंड की समझौता करने के लिए, धोला सदिया में ब्रिज बांधते हुए पीने की पानी की समस्या को भी समाप्त करते हुए, को सबक सिखाते हुए, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को मार गिराने का संदेशा देते हुए एक सबसे महत्वपूर्ण कदम त्रिपुरा के राज्य के लिए भी उठाते हैं कि वहां पर बसी हुई जो जनजाति है, जो समुदाय है, जिसको ब्रू रियांग कहते हैं। ब्रू रियांग एक ऐसी जाति है जो ब्रू समुदाय, एक शरणार्थियों कहा जाता है कि वो शरणार्थी थे, और एक नहीं करीबन 34,000 शरणार्थी थे जो त्रिपुरा के राज्य में समाविष्ट हो चुके थे। देखो, विचार करो कि ये भी करीबन नहीं तो भी 23 वर्षों से ये चल रहा था कि जारी एक सबसे बड़ी समस्या को अंत देना, इस समस्या को हल करना और ब्रू रियांग के सभी शरणार्थियों को हिंदुस्तान के इसी संविधान के तहत नागरिकता देना, ये भी अगर हमने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसको भी न्याय देने की बात की गई थी और ब्रू रियांग के लोगों का भी पुनर्वास करने का मांग उठती थी, उसको भी समाप्त करते हुए उनको भी नागरिकता देते समय कि विस्थापित परिवारों को, आप विचार करो, विस्थापित परिवारों का जो प्रश्न था, केंद्र सरकार द्वारा उनको क्या क्या किया गया, विस्थापितों को स्थापित कर दिया गया। 1200 वर्ग स्क्वायर फुट का घर देने के लिए एक प्लॉट दिया गया, उसके ऊपर उनका घर बने। त्रिपुरा के राज्य में तथा मिजोरम की राज्य सरकार के ब्रू समुदाय का प्रश्न था, और दोनों राज्यों में लगातार ये बातें उठती थी कि केंद्र की सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये ब्रू समुदाय के सभी लोगों को स्थापित कर दिया गया। इनके विस्थापित परिवारों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपयों की राशि की रकम दी गई और घर परिवार को 4 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट इस माध्यम से दी गई। विचार करो, ये एक अनगिनत ऐसे काम मैं आपको गिनवा सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कर दिए गए। विचार करो, इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से लेके 2019 तक, 2019 से लेके 2020 के 1 वर्ष के पूर्ति के पश्चात हिंदुस्तान में बसे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लगातार संदेश देते हुए, हिंदुस्तान की करोड़ की जनता को मन की बात बताते हुए, हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में जाते हुए हाउडी मोदी का कार्यक्रम करते हुए, एक नहीं दो नहीं लाखों अमेरिकन डाउनलोड नहीं किया आपने रास्ते पे उतरते हुए जय जयकार करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों के माध्यम से लाख लाख अभिनंदन करता हूं कि हिंदुस्तान ने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे थे। आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पश्चात हिंदुस्तान ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिनके माध्यम से हर भारतीय को गर्व होगा, हर भारतीय को यह लगेगा, हाँ मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, देशभक्त हूँ, देश प्रेमी हूँ, राष्ट्रभक्ति की प्रखर ज्वलंत ऐसी भावना मेरे दिल में है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर देने वाले हर कामों में हम साथ देंगे। आने वाले समय में हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर गली में, हर नगर में, हर झुग्गी झोपड़पट्टियों में, देश के कोने कोने में जाते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार द्वारा किए गए कामों का उल्लेख करेंगे और देश को ये बताएंगे कि आने वाले साल में, आने वाले साल में, सैकड़ों साल में अगर विश्व में भी बात अगर कहीं पर उठेगी, विश्व में बात उठेगी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बात उठेगी। इसके लिए हिंदुस्तान को शक्तिशाली, वैभवशाली, गौरवशाली, सामर्थ्यशाली बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करे और इस देश को ऐसा विशाल शक्तिशाली राष्ट्र बनाए कि आने वाली पीढ़ियां ये कहे कि हाँ मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है, हिंदुस्तान में भी मुझे अगर मरण आता है तो आने वाले समय में ये कहूंगा
कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। इस हिंदुस्तान के लिए मैं आने वाले समय में मैं प्रयास करते हुए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाऊंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए आप सबको, विशेष रूप से हमारे सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी को भी धन्यवाद देते हुए, बोरीवली विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।